संघवाद के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संघवाद क्या है। संघवाद और आपका जो संघीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था में संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, उन विशेषताओं में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी जो है सूचियां हैं जिसके आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य जो है सत्ता का विभाजन होता है, और साथ ही साथ भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत में जो है संघीय व्यवस्था है। तो आज की हमारी चर्चा के जो बिंदु हैं उनमें आपका भाषाई राज्य, भाषाई नीति, केंद्र राज्य संबंध, भारत में विकेंद्रीकरण, ये सारे आज की चर्चा के बिंदु हैं। और हम यह जानेंगे कि किस तरह से जो है भारत की संघीय शासन व्यवस्था में इनका कितना योगदान है। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई, उसके पीछे सफल होने के पीछे जो है सिर्फ संवैधानिक कारण ही नहीं रहे, उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा कारण रहा है राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का। उसी के आधार पर जो है हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था है, वह कारगर हुई। उन्हीं में से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम आज देखेंगे, जिनमें आपका पहला है आपका भाषाई राज्य, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो भाषा के आधार पर जो है प्रांतों का जो गठन हुआ, यह सरकार की पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, आपको पता ही है। तो भाषाई आधार पर पुराने जो प्रांत थे, एक मानचित्र आप जो देख रहे हैं, यह 1947 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय राज्य कैसे थे वह आप मानचित्र में देख ही रहे हैं। तो पुराने प्रांत गायब हो गए, नए प्रांत बने, कुछ की सीमाएं बदली, क्षेत्र बदला और कुछ राज्यों के नाम भी बदल दिए गए, नए राज्य बने। और 1950 के समय तक जो है कई राज्यों का गठन हुआ। एक भाषा बोलने वालों के लिए यह हुआ कि एक भाषीय अगर लोग रहेंगे, एक जगह रहेंगे, तो उससे जो है शासन व्यवस्था संचालन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो इसी के आधार पर जो है एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आए और राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हुआ। कुछ राज्यों का गठन जो है संस्कृति, वहाँ का जो भूगोल था अथवा जो जातीयताओं की विभिन्नता थी, उसी के आधार पर गठित हुआ। उदाहरण के रूप में हम नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का उदाहरण ले सकते हैं। तो जब यह चल रहा था, उसी समय जो है राज्यों का गठन, तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनको लगने लगा कि अगर ऐसा रहा, भाषा के आधार पर गठन होता रहा, तो बहुत सारे राज्य जो है गठित हो जाएंगे, देश का विभाजन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है क्या कर दी गई, रोक दी गई कुछ समय के लिए। लेकिन देखा गया कि इससे राज्य मजबूत हुए, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हुई लोगों की, और वहां पर शासन संचालन में किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं हुई। भाषा नीति, जो भारत का संघीय ढांचा था, उसकी दूसरी जो परीक्षा रही वो भाषा नीति के आधार पर रही। भारत के संविधान में जो है किसी भी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को क्या किया गया, सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी जो है बोलने वालों की जो संख्या है लगभग 40% है,
और यह 40% भारतीयों की मातृ भाषा है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यह भाषा से संबंधित है और इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, तो भारत सरकार का कोई भी पद हो, अगर उसके लिए परीक्षा हो रही है और कोई व्यक्ति इन 22 भाषाओं को अपने एग्जाम का माध्यम बनाता है, तो उसकी परीक्षा जो है इन भाषाओं में होगी। अंग्रेजी को क्या किया गया? राजकीय कामकाज की भाषा बनाया गया कि अंग्रेजी में ही जो है राजकीय कार्य होते रहेंगे। और यह संविधान में उल्लेख किया गया कि 1965 तक जो है राजकीय कामकाज से इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अंग्रेजी को हटाने की बात आई तो बहुत सारे राज्यों में, खासकर जैसे तमिलनाडु है, वहाँ पर जो है विद्रोह हुआ भाषा को लेकर के और एक संतुलित जो है व्यवस्था हिंदी के सापेक्ष करते हुए जो है इसको खत्म नहीं किया गया और राजकीय कार्यों में आज भी जो है अंग्रेजी भाषा के रूप में है चलती चली आ रही है। तो यहाँ पर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति में समन्वय बनाते हुए जो है इस विवाद को समय रहते सुलझा लिया गया। अगले बिंदु पर आते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में लगातार बदलाव आया, जिससे क्या हुआ? संघवाद मजबूत हुआ। कारण जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र के बाद जो है हमारे देश में लगातार जो है एक ही पार्टी की सरकार रही, राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार रही। तो राज्यों ने क्या किया? अपने अधिकारों की मांग नहीं की, तो वैसी ही व्यवस्था चलती चली आई। कुछ समय के पश्चात जब क्षेत्रीय दल आए और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, तो क्या हुआ? गठबंधन की सरकारों का उदय प्रारंभ हो गया। पहले क्या होता रहा है 1990 के पहले कि जो राज्य सरकारें रहती रही हैं, तो राज्य सरकारों को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे या उन्होंने अपने अधिकारों की मांग नहीं की। और जब दूसरे दलों की सरकारें बनना प्रारंभ हुई, केंद्र में एक पार्टी की सरकार में बता ही चुका हूं कि लगातार रही, तो जब राज्यों में जो है दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। जब अधिकारों की मांग की, स्वायत्तता की मांग की, तो उनको जो है संवैधानिक आधार बना करके वहां की सरकारों को भंग कर दिया जाता रहा है। और इस तरह से जो है केंद्र राज्य संबंध खराब होने लगे। यानी कि राज्य जब अपने अधिकारों की मांग करने लगे तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध खराब हुए। लेकिन जब क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया और अब एक पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिलने लगा, तो क्या हुआ? गठबंधन की सरकार बनने लगी और उस गठबंधन की सरकार में जो है क्षेत्रीय जो दल थे, राज्य सरकारें थीं, उनको भी जो है उनके अधिकारों को दिया जाने लगा। इससे क्या हुआ? जो संघीय ढांचा है, संघीय शासन व्यवस्था है, वह और मजबूत हुई। तो भारत में विकेंद्रीकरण, भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें दो स्तरों की सरकार होती है, केंद्र और राज्य। और केंद्र और राज्य के स्तर पर जो है पूरी तरह से शासन व्यवस्था को सही ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए, चूंकि भारत एक विशाल देश है, तो इसके लिए क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया।
और विकेंद्रीकरण का जो तात्पर्य है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि सत्ता का बंटवारा। सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास, फिर राज्यों के पास, और इन दोनों ने क्या किया, अपनी शक्ति जो है, जो तीसरा स्तर है जिसे स्थानीय स्तर कहा जाता है, उसको दी गई। इसे क्या कहा गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है। तो स्थानीय स्तर पर जो फैसले होते हैं, तो इन फैसलों में क्या हुआ कि लोगों की सीधे भागीदारी बननी जो है संभव हो सकी, क्योंकि जो स्थानीय स्तर के लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर जो राज्य सरकारें पैसा देती हैं उसको कहाँ खर्च किया जाना है, तो वह भली भांति उस परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं। इसलिए जो है स्थानीय स्तर पर जो है लोगों को भागीदार बनाया गया। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक जो है सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का एक अच्छा तरीका है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत हुई, कब से हुई, 1992 से। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है जो तीसरा स्तर है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। 1992 में जो है स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने जो है इस व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी और उसी सिफारिश को जो है मान लिया गया और स्थानीय स्तर पर जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो क्या किया गया 1992 के बाद जो है अब क्या हुआ कि जो इनका चुनाव था, ठीक है, वो क्या होने लगा, नियमित होगा। यहाँ के जो निर्वाचित निकायों के जो सदस्य होंगे उसमें जो है समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उनको सामाजिक व्यवस्था में जोड़ने के लिए अनुसूचित जाति जैसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है के लोग हैं, तो इनके लिए क्या किया गया, सीटें सुरक्षित की गई कि ये लोग भी जो है समाज की मुख्य धारा में अपनी हिस्सेदारी दिखा सकें। महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित की गई, क्योंकि महिलाएं भी जो है सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी पिछड़ी हुई रहती हैं, तो उनकी भी जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1/3 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गईं। और इन स्थानीय निकायों का चुनाव कराने के लिए क्या किया गया, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो इस तरह से जो है ये स्थानीय स्तर की चुनाव की व्यवस्था की गई संवैधानिक ढांचे के अनुसार। तो प्रत्येक गांव में क्या होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं। इन्हें कुछ राज्यों में क्या कहा जाता है, ग्राम समूह भी कहा जाता है। तो ये जो ग्राम पंचायतें होती हैं इस पे कई सदस्य होते हैं और कहाँ से होते हैं, वार्ड आपने सुना होगा और आपके जहाँ पर आप रह रहे होते हैं वो किसी न किसी वार्ड से संबंधित भी होगा। तो ये कई सदस्य होंगे, इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसे प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इन सदस्यों को कहीं कहीं पंच भी कहा जाता है। तो इन दोनों का चुनाव यानी कि वार्ड के जो मेंबर होंगे और प्रधान, ठीक, इनका चुनाव कौन करता है, गांव या वार्ड में रहने वाले वयस्क मतदाता।
वयस्क का मतलब आप जानते ही होंगे कि जिनकी आयु 18 वर्ष, तो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं उन्हें वयस्क माना जाता है। और अगर उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है तो वह क्या कहलाएगा? मतदाता, यानी कि मत को देने वाला। पंचायतों का जो कामकाज है वह किसकी देखरेख में होता है? ग्राम सभा की देखरेख में होता है। और ये जो ग्राम सभा की बैठक होती है अनिवार्य रूप से जो है 2 या 3 बार होना साल में आवश्यक है। प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समितियां होती हैं और पंचायत समितियां ही जो है मिलकर के जिला परिषद का गठन करती हैं। तो ये क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र की जो शासन व्यवस्था है वह इस प्रकार से है। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया है उसमें आपका नगर पालिका ये आपके होती है। उसके बाद जो है जो बड़ा इसका क्षेत्र होगा, यानी कि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। इनके लिए हर जगह के लिए जनसंख्या निश्चित की गई है कि नगर पालिका कितनी जनसंख्या में होगी, नगर पालिका कितने में होगी, नगर पालिका परिषद आपकी। और जो सबसे बड़ी इसमें इकाई है आपकी नगर निगम। तो जो नगर निगम होता है, ठीक, ये बड़े शहरों में होता है और यहाँ का जो पदाधिकारी होता है कौन सा? निर्वाचित, उसे क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। और ये तीनों यानी कि नगर पालिका परिषद, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित का मतलब जिनका चुनाव के माध्यम से चयन होता है। और मनोनीत एक शब्द आता है, तो मनोनीत में क्या होता है? उनका मनोनयन होता है, यानी कि ना कि उनका चुनाव होता है। तो इस तरह से जो है शहरी क्षेत्र में ये व्यवस्था रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आपको इसके पहले बताया ही। तो इस तरह से जो है भारत में जो संघीय ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई हैं, जिससे जो है भारत में संघीय शासन व्यवस्था दिन ब दिन जो है मजबूत हुई है, स्थायी हुई है और शासन चलाने में किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं आ रही है। तो ये जो है एक तरह से संघीय ढांचे को मजबूत करती है। धन्यवाद।